हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा अभी हाल ही में हमने एलोन मस्क के अंतर्गत जो ट्विटर का अधिग्रहण हुआ है उसके संबंध में कुछ डेटा से संबंधित नियमों पर चर्चा की थी। आज के इस डिस्कशन में हम इसी तरह के एक अन्य नियमों पर बात करने जा रहे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से बनाए जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? ईयू का नया डिजिटल सेवा अधिनियम और भारत। तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो यूरोपियन यूनियन लेकर के आ रहा है उस पर हाल ही में सहमति बन गई है बीते 23 अप्रैल को। तो इन नियमों में क्या क्या प्रमुख बातें कही गई हैं और एक ऐसे दौर में जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों या फिर गूगल या अमेजोन जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां, तो इनके द्वारा जो वैश्विक स्तर पर एक मोनोपोली जैसी दिखाई पड़ रही है, ऐसे में सभी देशों की तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं या ऐसे नियम बनाए जाने की मांग की जा रही है ताकि इन कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कुछ स्तर तक रेगुलेट किया जा सके और इन कंपनियों पर एक जिम्मेदारी इनको सौंपी जा सके। तो आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन का नया डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान कहे गए, क्या क्या प्रमुख प्रावधान बनाए गए हैं, इसके अलावा इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और भारत ने इसके पहले जो अपने आईटी रूल्स में संशोधन किया था, तो भारत के आईटी रूल्स इनसे किस हद तक मैच करते हैं, या फिर अगर एक बात कहें कि ये नियम कैसे भारत के आईटी रूल्स का समर्थन करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा एक निष्कर्ष देखेंगे और एक सवाल मेंस के स्तर पर लिखने का आप अभ्यास करेंगे। ये जो विषय है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही हम जोड़ करके देख सकते हैं, यानी कि सरकारी नीतियां और वैश्विक समूह और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार और डिजिटल तकनीक, दोनों ही स्तर पर ये जुड़ता है, दोनों ही खंडों से। चलिए, तो न्यूज़ क्या आई है? न्यूज़ आई है व्हाट आर यूरोप्स न्यू इंटरनेट रूल्स एंड हाउ विल दे इम्पैक्ट बिग टेक। इसी तरह एक और खबर आई है मिनट में, उसमें कहा गया है कि यूरोप डिजिटल सर्विसेज एक्ट वैलिडेट्स इंडियाज अप्रोच टू बिग टेक। कैसे ये भारत की अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं, इसको देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं डिजिटल सेवा अधिनियम क्या है, कैसे लाया गया। तो इसे यूरोपियन कमीशन यानी यूरोपीय आयोग की सिफारिश के अंतर्गत लाया गया है। और ये जो यूरोपियन कमीशन है ये यूरोपियन यूनियन की ही एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म है या फिर एग्जीक्यूटिव आर्म है। डिजिटल सेवा अधिनियम और डिजिटल बाजार अधिनियम, दो अधिनियमों की इन्होंने सिफारिश की थी 2020 के अंत में, यानी दिसंबर 2020 के आसपास इन्होंने कहा था कि डिजिटल सर्विसेज एक्ट और डिजिटल मार्केट एक्ट हमें लेकर के आना चाहिए। तो पिछले महीने यानी मार्च के आसपास जो डिजिटल मार्केट एक्ट है इसको अप्रूव कर दिया गया है, अनुमोदित कर दिया गया है, और अब हाल ही में बीते 23 अप्रैल को डिजिटल सेवा अधिनियम को भी मंजूरी दी गई है। इस पर सहमति एक तरह से बनी है। सहमति किसके अंतर्गत बनी है? यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, सदस्य देश, और यूरोपीय संसद, दोनों के ही अंतर्गत अब इनको अपनाए जाने को लेकर सहमति बन गई है और अगले साल तक 1 जनवरी 2024 से इनके लागू होने की संभावना है। जब ये अधिनियम बनाया जा रहा था तब इस अधिनियम को मान्यता देने के लिए या फिर उन सभी लोगों को समाहित करने के लिए जो इसके हितधारक हो सकते हैं राय मांगी गई थी, जैसे निजी क्षेत्र हो सकते हैं, यूजर्स, नागरिक समाज संगठन, राष्ट्रीय प्राधिकरण, शिक्षाविद, तकनीकी समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आम जनता। इन लोगों से जब परामर्श लिया गया उसके बाद ही इसके अंतर्गत कुछ नियमों को बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इस तरह के नियम को लेकर के आए? पहला उद्देश्य था इसका यूजर्स और उनके मौलिक अधिकारों की ऑनलाइन सुरक्षा, यानी हमेशा से ही डेटा प्राइवेसी या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा किए जाने वाले भेदभावों के आरोप अक्सर उन पर लगते रहते रहे हैं। इसके अलावा हेट स्पीच, जो अभद्र भाषा कहें या फिर हम कहें हेट स्पीच जैसी समस्याएं हैं, दुष्प्रचार है यानी कि मिसलीडिंग न्यूज़ या फिर गलत खबरें और अन्य हानिकारक और अवैध सामग्री से ऑनलाइन निपटना, यानी कि जो भी इस तरह की खबरें अगर कहीं पर भी प्रसारित की जा रही हैं तो कैसे हम उनको रेगुलेट करें, कैसे ये जिम्मेदारी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जाए कि वे इनको या तो रेगुलेट करें या फिर इनको अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं। इसके अलावा टेक कंपनियों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाना भी इसका एक मकसद है। अब इसके प्रमुख प्रावधानों को एक बार देखें, फिर आगे चल के इसकी भारत वाले प्रावधानों से हम तुलना करेंगे। तो अपमानजनक या अवैध सामग्री से निपटने के लिए विशिष्ट तरह के नियम और दायित्व यहाँ पर बनाए गए हैं। यानी ये जो कानून लाया गया है डिजिटल सर्विसेज एक्ट, ये नए तरह के दायित्व बड़ी कंपनियों को सौंपता है।
इसमें कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं, जैसे किसी की एथनिसिटी यानी कि निजातीय पहचान के आधार पर, उसके राजनीतिक विचारों के आधार पर या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर जो विज्ञापन दिए जाते हैं, तो व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करके उस एल्गोरिदम को समझ के कि व्यक्ति की क्या पहचान है, व्यक्ति को किस तरह की चीज़ें पसंद है, व्यक्ति का राजनीतिक रुझान कैसा है, इन सभी चीज़ों को चूंकि डिजिटल डेटा में ये सभी जानकारियां किसी भी सामान्य नागरिक की मौजूद होती हैं, तो इनका इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे के स्तर पर करना या एक किसी बड़ी कंपनी के द्वारा या किसी बड़े राजनीतिक दल के द्वारा ऐसी जानकारी को यदि मांग लिया जाए तो उसको इस तरह से प्रोवाइड करा देना, या फिर किसी खास वर्ग को यहाँ पर लाभ देना। तो इस तरह की पहचान के आधार पर या डेटा के आधार पर अगर इस तरह का कोई काम किया जाता है तो उस तरह के उपयोग को सीमित करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो जो भी विज्ञापन इस आधार पर दिए जाते हैं उनको भी सीमित मात्रा में ही दिया जाएगा, और इस बारे में भी यूजर्स को जानने का अधिकार होगा कि जो विज्ञापन आ रहे हैं वो किस तरीके से उनको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए जो अवैध सामग्री है या फिर इलीगल कंटेंट अगर कोई आ रहा है तो उसको सूचित करने के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा, एक मैकेनिज्म ये बनाएंगे। दरअसल इसको फ्लैग करने की बात कही गई है कि कोई भी यूजर इस तरह की सामग्री को फ्लैग कर सकते हैं जो भी ऐसी इलीगल जानकारी उनके पास आती है, और जो भी ऐसे वेरीफाइड यूजर्स हैं या फिर सही यूजर्स हैं उनके द्वारा किए गए ऐसे कार्यों को जो कंपनीज होंगी उनको सहायता करना कंपनीज का दायित्व होगा। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित की जाने वाली जानकारी संबंधी एल्गोरिदम की जानकारी, जैसा हमने चर्चा किया कि जो भी विज्ञापन उनको दिखाए जा रहे हैं वे विज्ञापन किस तरह से उनकी टाइमलाइन में प्रदर्शित हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि अभी जब ट्विटर वाला केस हमने पिछली बार चर्चा किया था तो एलॉन मस्क ने यही बात कही थी कि वे ट्विटर को और ज़्यादा फ्री स्पीच के अंतर्गत ओपन करने की बात कर रहे हैं, और एल्गोरिदम जो वहाँ पर आता है उससे संबंधित जो कोड है उसको भी यूजर्स के लिए ओपन सोर्स के रूप में लाना चाह रहे हैं। तो ये एक बात यहाँ पर मैच होती हुई उनकी दिख रही है जिसको इस कानून में शामिल किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए इसमें नए सुरक्षा उपाय करने की बात कही गई है। यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की अगर बात करें, पब्लिक हेल्थ, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करने के अंतर्गत किसी के हेल्थ को किसी तरह का नुकसान ना हो, उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, और जो भी नाबालिग हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनकी पसंद की जानकारियां और उससे संबंधित जो टारगेट ऑडियंस वाली बात आती है उसको भी यहाँ पर सीमित करने की बात कही गई है। एक और चीज़ हम देखते हैं अक्सर वेब या फिर प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया के अंतर्गत भी या फिर अन्य वेबसाइट्स के अंतर्गत भी, कि डार्क पैटर्न या इसे हम कहें भ्रामक इंटरफेस, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं उसमें कई सारे पॉपअप्स आ जाते हैं, कई बार हमसे उन पर क्लिक करने के लिए इस तरह के मैसेज बना करके उसको प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसा लगता है उस पर क्लिक कर देना चाहिए। तो इस तरह के जो भी भ्रामक विज्ञापन या इंटरफेस बनाए जाएंगे उन पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई है। और अगर कोई कंपनियां ऐसे दायित्वों का पालन ना करती हैं या फिर दायित्वों का पालन करने में विफल रहती हैं तो उन पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। खासकर बहुत बड़ी जो बिग टेक कंपनियां जो कहला रही हैं, अगर उनको देखें तो एक बहुत बड़े जुर्माने की राशि यहाँ पर लगाई जा सकती है। यानी उनके सालाना जो टर्नओवर है उसके 6% तक जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि करोड़ों या अरबों डॉलर्स तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो दायित्व सौंपे गए हैं, दायित्वों का पालन करना बहुत जरूरी होगा, और अगर दायित्वों का पालन नहीं होता है या फिर बार बार वे उसी तरह की गलती करते हुए पाए जाते हैं तो उनको यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत अपने प्रोडक्ट्स बेचने से या फिर यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन भी खत्म किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ बहुत ही कड़े प्रावधान भी यहाँ पर किए गए हैं। अब यहाँ पर एक क्लॉज डाला गया है डिजिटल सर्विसेज का। तो इस बात को स्पष्ट किया गया है कि डिजिटल सेवाएं आखिर क्या हैं। आप इन सभी प्रावधानों को जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं गौर से समझिएगा और समझने का ये भी प्रयास कीजिएगा कि ये जो भी समस्याएं यूरोपियन यूनियन ने चिन्हित की हैं, ये सभी समस्याएं भारत से कोई बहुत अलग नहीं है। भारत के संदर्भ में भी अगर आप इन्हें जोड़ करके देखेंगे तो चूंकि एक इंटरनेशनल लेवल पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके जो मॉडल हैं या फिर व्यावसायिक तरीके हैं वो लगभग एक ही से हैं। कुछ इंटरफेस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसलिए लगभग सभी को उसी तरह की सुविधाएं और समस्याएं दोनों ही सामने आ सकती हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पर प्रासंगिक दिख रही हैं वो भारत के संदर्भ में भी प्रासंगिक होंगी।
डिजिटल सेवाओं में क्या क्या शामिल हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस, हम कहें कि अमेजॉन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है और कोई अन्य कंपनी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, कोई और। एप्लीकेशन स्टोर जिसमें गूगल ऐप स्टोर हो सकता है या किसी अन्य कंपनी के द्वारा बनाया गया ऐप स्टोर हो सकता है जहां से हम एप्लीकेशंस या गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल और आवास प्लेटफॉर्म या कोई अन्य तरह की जो भी सेवाएं हो सकती हैं उनको शामिल किया गया है। अब इसमें इनको कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है कि कोई भी चीज़ से छूट ना जाए। जैसे इंटरनेट प्रदाताओं की 4 व्यापक श्रेणियां बनाई हैं, उसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं। इंटरनेट एक्सेस प्रदाता और डोमेन नेम के जो रजिस्ट्रार हैं, जो भी वेबसाइट्स जब निर्मित की जाती हैं तो डोमेन नेम वगैरह यहाँ से जो प्रोवाइड करते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी होस्टिंग सेवाएं जैसे गूगल क्लाउड्स है या फिर अन्य कोई कंपनी जो क्लाउड सर्विस दे रही है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो भी इसमें शामिल होगा। मार्केट प्लेस, ऐप स्टोर और सोशल मीडिया की हमने बात कर ही ली। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन में लगभग 45 मिलियन उपभोक्ताओं तक जिन कंपनीज की पहुंच है 45 मिलियन या उससे ज़्यादा, तो उन कंपनीज को यहाँ पर बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VLOPs के रूप में चिन्हित किया गया है। अभी हमने पीछे बात की थी 6% तक जुर्माने की, तो वो इन कंपनीज पर प्रमुख रूप से लगाया जा सकता है। हालांकि छोटी कंपनियों को कुछ तरह से छूट दी गई है। बात करें क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका, जो नियम लाए गए हैं ये कैसे पूरे यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत लोगों को प्रभावित करेंगे, उसके अलावा जो अन्य देश हैं, अन्य राज्य हैं, वो जो भी इनको देख रहे हैं जहां पर ये कंपनियां कार्य कर रही हैं, उनके अंतर्गत भी कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो पहला तो यही है कि इन कंपनियों के कार्यों को लेकर के बेहतर पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन और कार्यान्वयन की स्थितियां देखने को मिलेगी। कंपनियों पर यह दबाव बनेगा कि वे और बेहतर तरीके से कार्रवाई करें। इंटरनेट कंपनियों को शोधकर्ताओं को अपने प्रमुख डेटा तक एक्सेस देना होगा, यानी अब इसमें ऐसे भी प्रावधान जोड़े गए हैं कि जो भी प्रमुख रिसर्चर्स हैं वो इनके बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेटा है वहाँ भी जा करके उसको इवेल्युएट कर सकेंगे। इसके अलावा जो बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं और बड़े सर्च इंजन हैं, उन्हें अपने सिस्टम का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए यहाँ पर कदम उठाने होंगे और वे बाध्य होंगे इन नियमों के तहत कि अब उनके जो प्लेटफॉर्म का है उनके नियमों का दुरुपयोग ना किया जाए। ठीक, इसके अलावा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का स्वतंत्र ऑडिट भी यहाँ पर कराया जा सकेगा। कि आपने कह तो दिया है कि जो भी आपने मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया है आप उसको ठीक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कैसे पुष्टि हो सकेगी, इसके लिए ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा ऑनलाइन निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण का निर्माण किए जाने का प्रयास किया गया है। तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट हैं जिनको आप लिख सकते हैं। अब बात करें भारत से इसको जोड़ने की, तो भारत का रुख कैसे, ये जो प्रावधान है भारत के रुख का समर्थन करते हैं और भारत के कौन से रुख का समर्थन करते हैं। क्योंकि यूरोप के अंतर्गत अगर कोई भी चीज़ इस तरह से नियम बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भारत जैसे देशों के लिए भी या फिर अन्य अमेरिकी देशों के लिए और भी अन्य जो एशियाई देश हैं उनके लिए भी पूरे विश्व के लिए कारगर हो सकते हैं। तो हम पहले भारत के संदर्भ में शुरू करते हैं। भारत ने अभी एक नियम लेकर के आए थे, संशोधन किया था, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, जिन्हें हम IT नियम 2021 के नाम से भी जानते हैं। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था अधिक जिम्मेदार सोशल मीडिया बनाया जाना। तो सोशल मीडिया के अंतर्गत जो भी नियम हैं, जो भी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, चाहे वो हेट स्पीच वाली बात हो या फिर कोई आपत्तिजनक कंटेंट की बात हो, तो सोशल मीडिया या फिर ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे अपने अंतर्गत कुछ नियमों को बनाएं और शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करें। इसमें भी कुछ प्रावधान ऐसे थे कि ऐसे सोशल मीडिया मध्यस्थ या फिर मीडिएटर्स जिनके अंतर्गत जो पंजीकृत यूजर्स हैं वो 5 मिलियन से अधिक हैं, तो वो शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और शिकायत मिलने पर एक निश्चित समय अंतराल के आधार पर उन शिकायतों का निवारण करेंगे। और अन्यथा यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है कि वे शिकायत मिलने के बाद या शिकायतों का निवारण नहीं कर पा रहे हैं या फिर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसे में उनका जो इंटरमीडियरी या मध्यस्थ का स्टेटस है वो हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में जो भी इलीगल काम हुआ होगा उस वेबसाइट पर या उस प्लेटफॉर्म पर, उसकी जिम्मेदारी उस पार्टिकुलर वेबसाइट की या प्लेटफॉर्म की भी बनेगी। इसके अलावा उत्पादों की सिफारिश के लिए जो एल्गोरिदम वाली बात है उसमें भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात भारत के IT रूल्स में कही गई थी। तो ये जो कुछ
प्रावधानों का हमने यहाँ पर जिक्र किया, तो चूंकि 2021 के आसपास भारत ने इन नियमों को लागू कर दिया था, लेकिन कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक इनको लागू करने में आनाकानी करते रहे। जैसे ट्विटर का ही उदाहरण ले लें, या फिर व्हाट्सएप ने भी कई बार इन नियमों को चुनौती दी। तो हम यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं कि जब अब यूरोपियन यूनियन में भी ऐसे ही कड़े नियम लागू कर दिए हैं, तो भारत द्वारा बनाए गए जो नियम थे, इसको एक तरीके से जो कंपनियां कहती थी कि भारत सरकार मनमानी कर रही है, ये उस तरीके से अब देखे जाने योग्य नहीं होगा, क्योंकि इस बात की अब स्वीकार्यता लगभग पूरे वैश्विक स्तर पर मिलती जा रही है, या फिर मिलती हुई अब दिख रही है कि सभी जगहों पर ऐसी जागरूकता आ रही है। और चूंकि यूरोपियन यूनियन एक बड़ा संगठन है, यूरोप की एक बड़ी पॉपुलेशन उसके अंतर्गत आती है, उसमें कई सारे देश जो है विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं, तो उनके द्वारा ऐसे नियमों को लागू किया जाना कहीं ना कहीं भारत द्वारा ये जो नियम लाए गए थे उनको स्वीकार्यता देता है कि भारत ने भी जो स्टांस लिया था या फिर जो कदम उठाया था वो अपने आप में सही था। और आने वाले समय में जो हम अन्य कानून बना रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित, उसमें भी इन नियमों का योगदान हो सकता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम इन बातों को लिख सकते हैं कि जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का लाया गया था, हाल ही में इसमें जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है, तो कुछ इसके पॉइंट भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत लाए गए जो नियम है वो भारत के संदर्भ में भी जहां तक प्रासंगिक हो सकते हैं हम उनको लेना चाहिए। इसके अलावा यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी 2018 यानी GDPR भी लागू है, उससे संदर्भित कुछ प्रमुख बातों को भी हम ले सकते हैं। ये जो पूरा पॉइंट है इसमें एक प्रमुख बात निकल करके आई है यूजर राइट्स की, यानी उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की मान्यता को बढ़ावा देने की। एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और साथी फाउंडेशन के संस्थापक हैं NS नप्पिनई। इन्होंने एक बात कही है कि अन्य देशों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और दायित्व को संहिताबद्ध करने में ये जो यूरोप का नया कानून है ये मदद कर सकता है। तो आप इस बात को भी नोट कर सकते हैं। चलिए आज का हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल है, यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रस्तावित डिजिटल सेवा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए बताइए यह कैसे भारत के IT नियम 2021 का समर्थन करता है। तो इसमें सारी बातें आज के डिस्कशन की शामिल हो जाएंगी, यानी आपको बताना है कि ये जो डिजिटल सेवा अधिनियम है इसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान लाए गए हैं, किस तरीके से ये जुर्माना या अन्य तरह के जो गाइडलाइंस है उनको जारी करता है, और भारत का जो IT नियम 2021 है इसके कौन कौन से प्रावधान इसके समान दिखाई पड़ते हैं। 250 शब्दों में ही इसको आपको लिखने का प्रयास करना है। तो इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।